नमस्कार, मैं रविश कुमार। 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से एक खाका पेश किया कि भीड़ की हिंसा रोकने के लिए पहले और बाद में पुलिस क्या क्या करेगी। वैसे तो पुलिस के पास अभी भी पर्याप्त कानूनी अधिकार हैं, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला और अश्विनी मेहरा ने भीड़ की हिंसा के कुछ आरोपियों से बात की है। पुलिस की किताब में उनकी भूमिका कुछ और है, मगर खुफिया कैमरे पर अपनी भूमिका वे कुछ और बताते हैं। मारने की बात भी शान से स्वीकार करते हैं और उनकी बात से वो जहर और नफरत भी झलकती है जो उनके दिमाग में भर दिया गया है। एनडीटीवी 24/7 के श्रीनिवासन जैन की टीम ने अपने कार्यक्रम ट्रूथ वर्सेस हाइप के लिए ये सारा एक जांच की है। सौरभ और अश्विनी मेहरा ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। तब उन्हें पता था जब रिपोर्ट तैयार करने जा रहे थे कि वे सीधे मुख्य आरोपियों से मिलने के लिए जोखिम उठा रहे हैं, उसके खतरे क्या हो सकते हैं। फिर भी दोनों गए एक रिसर्चर बनकर। इनकी बातें जो ये आरोपी हैं इतनी भड़काऊ हैं कि कई बार सोचना पड़ा कि वो हिस्सा आपको दिखाएं या ना दिखाएं। इनकी सोच में जहर फैल चुकी है। सत्ता के साथ और झूठी शान पर इतना भरोसा हो चला है इन्हें कि वे आराम से बता रहे हैं कि कैसे मारा, कितनी देर तक मारा, कितना मारा। सौरभ और अश्विनी की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन दोनों ने हापुड़ और अलवर की घटना के 2 आरोपियों से बात की है। इनकी बातचीत को अगर एक सैंपल के तौर पर भी लें तो भी एक सजग समाज को चिंता करनी चाहिए कि इन बातों से कहीं उसके अपने घर में कोई हत्यारा या दंगाई तो तैयार नहीं हो रहा है जो इस नेशनल सिलेबस के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह बात मैं एक व्यापक संदर्भ में भी कह रहा हूं। यह बात भी साफ करना जरूरी है कि ये भी आरोपी हैं और इन पर कोई दोष साबित नहीं हुआ है। मगर सवाल उठता है कि क्या पुलिस की जांच सही है या फिर पुलिस अदालत के सामने सभी तथ्यों को रख रही है। ये वो आरोपी हैं जो घटना में शामिल होने की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे उनका स्वागत हीरो की तरह हुआ है। जहर कौन भर रहा है, कैसे भरा जा रहा है, इसे समझे बिना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को समझ लेने से काम नहीं चलेगा। सौरभ की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में हापुड़ की घटना के जो मुख्य आरोपी है वो जो बात कर रहा है वो आप सुनिएगा। 18 जून को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक शख्स पर भीड़ के हमले का मोबाइल वीडियो वायरल जारी होता है और ये पीड़ित की तरफ से जारी होता है। वीडियो में 45 साल के एक मीट के कारोबारी कासिम कुरैशी को बुरी तरह से पीटा गया, जिसमें बाद में उसकी मौत हो जाती है। भीड़ ने 65 साल के समीउद्दीन को भी मारा और इस दौरान कई बार उसकी दाढ़ी खींची गई। गाय को मारने का आरोप लगाते हुए उससे गालियां दी गई। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। दंगा करने, हत्या की कोशिश और हत्या के आरोप लगाए। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद इन 9 में से 4 जमानत पर बाहर हैं। इस मामले में पुलिस की जांच में एनडीटीवी को कई खामियां नजर आईं। सबसे बड़ी ये कि पुलिस के एफआईआर में इसे रोड रेज का मामला बताया गया, जबकि वीडियो सबूत कुछ और कह रहे हैं। आरोपी और पीड़ित दोनों का ही कहना है कि यह हमला गाय मारने को लेकर हुआ है। मुख्य आरोपियों में से एक को तो इस मामले में अपनी भूमिका पर कोई पछतावा भी नहीं है। आप इस रिपोर्ट को देखिए जो सौरभ शुक्ला आपके लिए लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले के बाझेड़ा खुर्द गांव में हम मिले राकेश सिसोदिया से। कासिम को पीट कर मार डालने और समीउद्दीन को घायल करने के मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक राकेश और 8 अन्य लोग दोनों को लाठी डंडों से पीटने के मामले में आरोपी हैं। लेकिन कोर्ट में जमानत की मांग करते वक्त राकेश ने कहा कि हमले में उसका कोई रोल नहीं है और वो मौके पर मौजूद ही नहीं था। कोर्ट ने आरोपी की भूमिका पर कोई विचार जाहिर किए बिना ही जमानत दे दी। हम राकेश से हापुड़ जाकर मिले और उसे बताया कि हम अमेरिका से आए हैं, एक विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं आरएसएस और दूसरे हिंदू संगठनों पर। राकेश ने हमसे बातचीत में बात मानी कि मारपीट में और लिंचिंग में उसका एक बहुत बड़ा अहम योगदान था और उसने ये भी बताया हमें कि ये पूरी मारपीट और लिंचिंग गौकशी से संबंधित है। बिल्कुल, बहुत बड़ा खुश हूँ मैं। और मैंने सुना, बोला भी मुझसे, और भी लोग आए थे मिलने भाई। उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। मैं 1000 लोगों को काटने के लिए तैयार, 1000 बार जेल चला जाऊं। ऐसा मुझे पता लगा कि इतना बड़ा कट्टर था, गौ कट्टर। पहले तो मुझे पता नहीं लगा, बाद में लगा कि इतनी गाय काटी थी। जब उन पुलिस वालों ने भी बताया कि हमारी पकड़ से छूट, तो हत्या के नाम पर बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता। उसने कहा कि जेल में 5 हफ्तों के दौरान उसने जेल अफसरों, कर्मचारियों को भी बड़ी शान से बताया कि उसने क्या किया। तो पहली बार जेल गया, थोड़ा डर लगना चाहिए था, नहीं। और वहाँ भी मैंने धूम मचाई जेल के अंदर। मुझे खुश हुआ और जेलर को मैंने जाते ही बताया, जब उसके सामने पेश हुआ, किसके इसमें आयोग 302, 307
फुल मर्डर हाफ मर्डर क्यों हुआ, क्या हुआ? मैं गाय काट रहे थे, हमने उसको काट दिया, बात खत्म हुई। राकेश के मुताबिक उसने जेलर से मारने की जो बात कही उसे दिखाने में हमें भी मुश्किल हो रही है। उसकी बातों में कोई अफसोस नहीं है, बल्कि एक खास समुदाय के प्रति अपनी नफरत को लेकर गर्व महसूस कर रहा था। हार्ट से बता रहा था कि जेलर के सामने सब कुछ बताया। क्या किया? पूछता है। राकेश ने बताया कि जमानत पर जेल से छूटने के बाद उसका हीरो की तरह स्वागत हुआ और इससे उसके समर्थकों की फौज और भी बढ़ गई। मेरी 3-4 गाड़ी मुझे जेल पर लेने गई। राकेश सिसोदिया जिंदाबाद के नारे जेल पर लगे मेरे नाम के। जब मुझे रात को 10 बजे निकाला गया, स्वागत किया लोगों ने, बाहें फैला दी। बोले भैया, मुझे बड़ा गर्व हुआ। लोगों को दुख होता है जेल से आया हूँ, परेशानी होती है, मुझे सुख, बड़ा सुकून मिला कि मैं जेल से आया हूँ और बहुत ऊंचा काम करके आया। मुझे अच्छा लगा और भी आज भी अच्छा है। और कोई फिर भी मेरी फौज तैयार है, कोई क्षेत्र में गाय काटे कटवा देंगे खड़े होकर। 1000 बार जेल जाना पड़े, गाय के लिए बलिदान हो जाए। एकमात्र गलती जो उसे लगी वो ये कि इस पूरी घटना का उसके लड़कों ने मोबाइल पर वीडियो बना लिया। अगर आपकी फौज है, आपकी मानती है, आपने इनको पिटवाया, आपको पहले बोल देना चाहिए था कि वीडियो मत बनवाओ। नहीं, मना करते करते बच्चे नहीं मानते उस टाइम पर। और सुनो, पहला केस हुआ ऐसा वीडियो बनाने का, अब नहीं बनाएंगे, अब कभी बनाएंगे ही नहीं। मोबाइल भी घर के जाएंगे, कोई काम होगा तो अब नहीं बनाएंगे वो खुद ही। अब रो रहे परेशान, छोटे बच्चे भी जो बेचारे ऐसे जो नाबालिग ही हैं। उसने बताया कि इस बार पुलिस उनके साथ है, जबकि पिछली सरकारों में ऐसा नहीं होता था। तो पुलिस आपके फेवर की बात कर रही है, पक्ष में रही, और ये सब रहा सरकार का था, बाकी पुलिस पक्ष में नहीं होती। अगर आज हम कहाँ बैठा हुआ होता आज भी वहाँ, तो हमारा गाँव जहन्नुम बन गया होता पक्का वाला। और 1 करोड़ रुपया दिया होता कासिम को, 50 लाख मिला होता, फ्लैट भी मिला होता पक्का वाला। हमारे भाई मर गए वहाँ जेल में। पीछे भी मैंने उस पर आंदोलन किया, एक रवि लड़का वहीं मर गया था। कई दूर उसकी बॉडी रखी विशाला गाँव में, और जब 25 लाख डीएम ने दिया था, दिया नहीं था। मैंने कहा बॉडी को रखो, आपकी तो मदद पर ले जाकर, आपकी मदद हो गई। इस वीडियो में कासिम काफी जख्मी हालत में दिख रहा है। उसे पानी मांगते हुए सुना जा सकता है। मामला उल्टा हो जाएगा। और इस बात पर राकेश का हैरान करने वाला जवाब सुनिए। कासिम को मुझसे कह रहा था, भैया आवाज नहीं निकल रही तुझसे, थोड़ा पानी के साथ तुझे पानी पिलेगा, कहते नहीं मरती हुई गाय को पानी नहीं दिया। और ये मेरी फौज आज तुझे छोड़ेगी नहीं, 1-1 मिनट मारेगी। मुझे लग नहीं रहा था कासिम मरेगा, मुझे पता था वो मरेगा समय दिन, उसका बच गया। कैमरामैन अश्वनी मेहरा के साथ हापुड़ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ये हमारे ही समाज का एक शख्स है जो किसी की हत्या करने के बाद इतना खुश होकर बता रहा है। ये इसके बताने के लहजे में जो एक बात उसे गौर कीजिएगा कि वो उसको जो सहज बना रही है वो है आज की राजनीति, जो उसको ताकत दे रही है। उसे लग रहा है कि हर कोई बैठकर उसकी इस हंसी में साथ दे रहा है, क्या पता दे भी रहे हों। इसे कानून का डर नहीं, क्या इसलिए डर नहीं कि जो लोग उसे जेल से निकालकर हीरो की तरह ले गए उनकी पहुंच सरकार के भीतर है, बनाने में है और चलाने में है। 1 मिनट के लिए वो आरोपी ना भी होता तो भी क्या इस तरह की बातों को सुनकर हमको आपको चिंता नहीं होनी चाहिए कि कोई सड़क पर यह बात गर्व से कर रहा है कि एक नहीं हजारों को मार देगा। यह सोच कहां से आ रही है? क्या हमारे नेता इस सोच को अलग अलग स्तर पर मान्यता दे रहे हैं? अगर आप गौर से देखना चाहेंगे तो वो दिख जाएगा। हापुड़ मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए। 18 दिनों बाद ही युधिष्ठिर सिसोदिया, एक और आरोपी, अभी आप राकेश सिसोदिया को सुन रहे हैं, जमानत पर बाहर आ गए। वो मुख्य अभियुक्त है। पुलिस ने इसे मोटरसाइकिल को लेकर झगड़ा बताया था। इसके मामले में हमारी सहयोगी मरियम ने इसकी रिकॉर्डिंग की थी और इसका ट्रुथ वर्सेस हाइप के लिए ही, और जो कुछ दिन पहले हमने दिखाया था। कासिम के परिवार वालों ने कहा कि कासिम बकरी का बिजनेस करता है, गाय का नहीं। मरियम ने मुख्य आरोपी से बात की तो वो साफ साफ कह रहा है कि झगड़ा बाइक को लेकर नहीं हुआ जो पुलिस कह रही है, रोड रेज को लेकर नहीं हुआ जो पुलिस कह रही है, बल्कि गौमांस को लेकर ही झगड़ा हुआ था। यानी सौरभ की रिपोर्ट और मरियम की पहले की रिपोर्ट से साफ है कि आरोपी अपनी भूमिका को लेकर पुलिस से ज्यादा स्पष्ट है। वो अलग अलग 2 लोग अलग अलग बातें नहीं कर रहे, मगर पुलिस इन दोनों से अलग बात कर रही है। बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। आप थे नहीं वहाँ पे? बिल्कुल नहीं थे। ऐसा हुआ कि गांव में अनाउंस हुआ कि जंगल में गाय काटी जा रही है, वहाँ कुछ लोग पकड़ लिए हैं। शोर मचा, हम लोग भी वहाँ पहुँचे और प्रसाद SDM महोदय को मेरी कॉल डेट निकलवा ले, मैंने फ़ोन किया, मैं इस तरीके से यहाँ पब्लिक पहुँच चुकी है, झगड़ा हो गया, आप जल्दी फोर्स भेजो। वहाँ पहुँचे हैं तो 2 आदमी को पकड़ के पब्लिक ला रही है और 2 बच्चे, गाय और 1 बछिया,
तीनों को पकड़ के देवी मंदिर पर लाए हैं। मरियम ने तब भी हापुड़ के पुलिस अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया मगर किसी ने बात नहीं की। अब एक और आरोपी राकेश सिसोदिया को आपने कहते सुना कि वह इस मामले में किस तरह से शामिल था। सवाल है कि क्या पुलिस अदालत के सामने सही तथ्यों को रख रही है जिसके कारण अदालत भी इन तथ्यों के आधार पर फैसला करे। क्या पुलिस अदालत को गुमराह कर रही है? सौरभ और अश्विनी ने अपनी इस स्टोरी पर काफी मेहनत की। हापुड़ के बाद वे अलवर पहुंच गए पहलू खान की मौत के मामले में एक आरोपी से बात करने। आरोपी खुफिया कैमरे पर साफ साफ बोल रहा है कि उसने किस तरह से मारा, किस तरह से पहले पहलू खान की गाड़ी रोकी, उसकी चाबी निकाली। 2017 में 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई थी, लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि ये लोग वारदात के दौरान वहां नहीं थे। ये सभी अभी जमानत पर हैं। बाद में वीडियो फुटेज को देखते हुए 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई, लेकिन इनके खिलाफ अभी आरोप तय नहीं हुए हैं। इस बीच सभी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ये रिपोर्ट अभी आप देखिए। राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड में हम मिले विपिन यादव से। पुलिस ने जो शुरुआती गिरफ्तारियां की उनमें विपिन नहीं था। उसका नाम शुरुआती एफआईआर में भी नहीं था। उसे बाद में उठाया गया जब पुलिस ने दावा किया कि वीडियो में उसे पहलू खान पर हमला करते देखा जा सकता है। अपनी जमानत याचिका में यादव ने दलील दी कि वो उस जगह नहीं था जहां पहलू खान को पीटा गया। कोर्ट ने कहा कि अंतिम फैसले पर कोई विचार व्यक्त ना करते हुए कोर्ट याचिकाकर्ता को जमानत देती है। हम विपिन से ये बताते हुए मिले कि हम आरएसएस और दूसरे हिंदू संगठनों पर अध्ययन करने के लिए अमेरिका से आए हैं। विपिन ने हमें बताया कि पहलू को पीटने वालों में वो भी था, बल्कि वो 1 घंटे से ज्यादा तक पहलू को पीटता रहा। हम लोग 1.5 घंटे तक पीटते रहे। पहले 10 आदमी आए, फिर 20 मैं करता हूं थोड़ी देर में। वहाँ 500 लोग एकत्रित हो गए। आपने कितना मारा? मतलब 1.5 घंटे तक कोई गिनती थोड़ी थी। मतलब कोई जाए थप्पड़ मारना, कभी किसी के, कभी किसी के, कभी किसी के। हमसे बातचीत में विपिन ये मानता है कि वही था जिसने पहलू के ट्रक को रोका और चाबियां अपने जेब में रख ली। फिर पुलिस को ये सब ब्यौरा क्यों नहीं मिला? पुलिस देर से पहुंची और आनन फानन में गिरफ्तारियां की। तो आपको लगा कि पकड़ेगी आपको? पकड़ेगी वो तो बिल्कुल उनकी हालत हो गई थी सभी की। मतलब ज्यादा मार पिटाई हो गई थी तो पुलिस पकड़ेगी क्या? पकड़े भी थे। मतलब वहाँ पे पुलिस आकर उन दोनों जो पिकअप थे उनकी चाबियां मेरे पास ही थी। फिर वहाँ भागने में चाबी मेरे मतलब पॉकेट में रह गई। चाबी आपने गाड़ी पर काफी नहीं की थी? हाँ, मैंने निकाली थी। वो मतलब फिर भी बाइक आगे लगाने के बाद वो रोक नहीं रहे थे बाइक। फिर मैंने जबरदस्ती चाबी निकाल के उनको बाहर निकाल लिया। हम मतलब 3-4 थे, वो भी इतने ही थे फर्स्ट टाइम में। तो चाबी दोनों पिक पॉकेट मेरे पास ही थी। उसके बाद वो चाबी लेकर मैं आ गया। वो दोनों मतलब वहाँ पहुँचते ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मतलब 500 लोगों की भीड़ और उनको अधमरा करके घेर रखा, लाठीचार्ज कर दी उनके ऊपर। तो उसके अंदर से जिसको मतलब पकड़ा 5, 6, 7 लोगों को पकड़ लिया है जी। आ गया वो मतलब 5-6 लोगों को, 7-8 को शायद उसी दिन एनी टाइम वहाँ से उठा लिया था। और उनकी जो बाइक थी उनको उठा लिया। मतलब पुलिस ये नहीं देख रही इन्होंने मार पिटाई की नहीं कि बस भीड़ में जो भी पुलिस से पकड़ा गया उसको ही उठा लिया। और आप भाग गए थे? हम तो पहले ही भाग गए। बहरोड अलवर से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हम इस पे सौरभ से भी बात करेंगे। अभी वृंदा ग्रोवर हैं हमारे साथ जो हापुड़ मामले में एक पीड़ित की वकील हैं। वृंदा, इन सब चीज़ों को देखकर एक बात किसी को भी संदेह नहीं होनी चाहिए कि राजनीति है, बल्कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में चेक करना चाहिए कि वो इस तरह के बहकावे में आकर दंगाई या हत्यारे तो नहीं बन रहे हैं। जिस तरह से ये 2 लोग नहीं समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, अभी उन्हें गर्व हो रहा है। लेकिन फिर भी इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन की कानूनी मान्यता क्या है? कई जगह हम पढ़ रहे थे कि जैसे आशीष खेतान के मामले में ऑर्डर है कि ये एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। कहीं पढ़ते हैं कि हाँ किसी खास संदर्भ में एडमिसिबल है। तो ये क्या इसकी कानूनी स्थिति बनती है? क्या इसको लेके केस को फिर से ये जो आरोपी बच रहे हैं कि पुलिस की किताब में कुछ और लिखा गया है, उसमें कुछ भी सुधार हो सकता है, कुछ जोड़ा नया जा सकता है? देखिए, ये जो अभी बातचीत की है आपके रिपोर्टर ने इन दोनों अक्यूज्ड के साथ,
इसका कानून में बहुत अहमियत रखता है। इंडियन एविडेंस एक्ट में जब कोई आरोपी, कोई अक्यूज्ड अपनी गुनाह को कबूल करता है किसी भी व्यक्ति के सामने जो पुलिस वाला नहीं है, उसको कानून में एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है। अच्छा। उसकी बहुत एविडेंशियरी वैल्यू है। वो लॉ में एडमिसिबल है। तो ये जो आपका वीडियो है, ये अपने आप में एक पीस ऑफ वैल्यूएबल एविडेंस है और वो रिपोर्टर जिनसे उसने कहा है वो एक विटनेस बन सकते हैं इस केस में। तो इसकी लीगल वैल्यू वेल सेटल्ड है कि इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल लीगल वैल्यू है और ये एडमिसिबल है। दूसरा जो पहलू यहां सामने आता है कि पुलिस ने जिस तरह से ये केस की मैं हापुड़ वाले को ज्यादा जानती हूं, उस केस की जिस तरह से विवेचना की है उसमें उन्होंने पूरे केस को एक अलग रूप देके एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट और रोड रेज का केस बनाया है। तो ये स्पष्ट दिखता है कि पुलिस ने केस को ढका है, झूठी गलत तरफ में मोड़ दिया है। तो ये एविडेंस केवल आपको अब ये केवल मॉब लिंचिंग का, कासिम के मर्डर और समेदीन की पर जानलेवा हमले का केवल एविडेंस नहीं है। ये पुलिस ने किस तरह गलत तरीके से एविडेंस को केस की इन्वेस्टिगेशन की है, जो अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है अपनी लिंचिंग वाली जजमेंट में, ये उसका भी एविडेंस है। उसी जजमेंट इसके बिना पर पूरी जी बोलिए जी, उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरा ढांचा बनाया है कि कैसे जिले में एक टास्क फोर्स होगा, नोडल ऑफिसर होगा, एक एसएसपी से लेकर डीएसपी तक और एक खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी काम करेगी जो ऐसे लोगों पर नजर रखेगी। तो उस हवाले से भी क्या फिर से पुलिस पर, हापुड़ पुलिस पर और अलवर पुलिस पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इन लोगों पर नजर रखें और अपने केस की फाइल को दोबारा ठीक करें? बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शंस में 3 भाग दिए हैं, प्रिवेंटिव, प्यूनिटिव और रेमेडियल, और उसमें जिम्मेदारी डाली गई है स्टेट के अलग अलग आला अफसर पर और कहा है कि हर ऐसे क्षेत्र में एक जिले में एक नोडल अफसर होगा और वो बल्कि ताकि ये ऐसे इंसिडेंट्स हो ही ना, पहले से ही खबर रखेंगे कि कौन इस तरह की बातचीत कर रहा है, कौन गाय के विषय में लोगों को भड़का रहा है और किस तरह आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जल्द से जल्द करनी है और फिर किस तरह कोर्ट इस मामले को बहुत संगीन रूप में जल्द से उन लोगों को सजा दे। मगर यहां पर एक विडंबना है और मुझे लगता है ये आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक बहुत सिवियर इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है। कोर्ट किसको जिम्मेदारी देगी? कोर्ट स्टेट के फंक्शनरीज को, पुलिस वालों को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को जिम्मेदारी देगी। मगर आप क्या देख रहे हैं हापुड़ में? कौन मिला हुआ है, किसकी साठगांठ है, कहां से शय मिल रही है? और वो खास साफ कह रहा है आरोपी कि पुलिस हमारे साथ है। जब पुलिस उनके साथ मिली हुई है, जब ऊपर से नीचे तक लोगों को स्पष्ट है कि कुछ नहीं करना है और इस तरह के केसेस में जहां पे टारगेट किया जा रहा है गाय के नाम पर मुसलमानों को, आपको इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करनी है। अगर पुलिस वाले इसमें मिले हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें मिली हुई है, तो आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अपने लिए रास्ता कहां से बनाएगी जमीन पर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा, कानूनी पहलू पर जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद हम सौरभ शुक्ला से बात करेंगे। सौरभ और अश्विनी पिछले 15 दिनों से, करीब 15 दिनों से भी ज़्यादा इन्होंने आरोपियों को ट्रैक करने में अपना लगाया, काफ़ी मेहनत की है। तो बनता है कि उनसे भी हम बात करके समझें कि वो किस मानसिकता के लोग हैं जिनको इन्होंने करीब से देखा है। सर, जो हापुड़ का केस है और जो अलवर का केस है, तो आपने इस दौरान काफ़ी डॉक्यूमेंट भी देखे होंगे, तो कुछ हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि जांच में पुलिस ने क्या क्या गड़बड़ियां की हैं? देखिए रवीश, अगर हापुड़ के केस की बात करें, तो कासिम की मौत हुई है, समीउद्दीन अभी जिंदा है। जो इनिशियल एफआईआर हुई है, जो समीउद्दीन है उसका खुद ये कहना है कि पुलिस ने उसे एफआईआर कंप्लेंट डिक्टेट करवाई उसके रिलेटिव को कि तुम ये बोलो कि ये रोड रेज का मामला है, मोटरसाइकिल लड़ी, क्योंकि कासिम दूसरे गांव का था और समीउद्दीन का खेत है जहां मारपीट हुआ। मोटरसाइकिल का पता चला? मोटरसाइकिल अब तक नहीं मिली रवीश, ना ही मोटरसाइकिल मिली है अब तक, ना ही अगर गौकशी का भी मामला होता और वो गाय भी काट रहे होते तो कटी हुई गाय मिलती उनको,
या काटने जा रहे तो गाय मिलती, तो ना गाय मिली ना उसका कोई मोटरसाइकिल, एविडेंस नहीं है, कहीं ब्लड सैंपल ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ना गाय मिली ना मोटरसाइकिल मिली। और दोषियों को बेल मिल गई क्योंकि केस बनाया गया रोड रेज का। आदमी मर गया। राकेश सिसोदिया कह रहा है कि हमने घसीट मारा, वो पानी मांग रहा था, उन्हें पानी नहीं दिया और उसको मारते रहे हम लोग। और वो बोलता है, कई हिस्से में नहीं दिखा पाए, एक हिस्से में वो बोलता है कि मैं बहुत दुख हुआ कि समीउद्दीन बच गया, हमें लग रहा था कि ये बुढ़ा है, ये मर जाएगा, कासिम बच जाएगा, लेकिन अच्छा होता कि समीउद्दीन मर जाता। और पहलू खान वाले केस में रवि सबसे बड़ी जो लैब्स है इस केस में, क्योंकि हम लोग लगातार फॉलोअप करते रहे, जिसमें जो एक्यूज्ड हैं, जो दोषी हैं, उनकी शिनाख्त परेड नहीं कराई गई। जब ऐसे केस होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दोषियों को ये नहीं जान रहे थे, जब पहलू खान जयपुर से आ रहा था तो वो दोषियों को नहीं पहचान रहा था, तो एक शिनाख्त परेड करानी चाहिए थी। पुलिस ने इस केस में किसी की भी शिनाख्त परेड नहीं कराई, जबकि वो वीडियो सीसीटीवी कैमरा तो तब भी नहीं, अब तक नहीं हुई है। चार्जशीट फाइल हो गई है रवीश। और एक और इस बात में केस में बात है कि इसमें जो 6 लोग जिनको अपने डाइंग डिक्लेरेशन में मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में पहलू खान ने नाम दिया था, उसको सीबीसीआईडी ने क्लीन चिट दे दिया है। तो कुल 15 आरोपी थे, जिसमें 6 पहलू खान बना के गए थे और 9 पुलिस ने आइडेंटिफाई किए, जिसमें विपिन यादव है। विपिन यादव बोल रहा है कि उसने गाड़ी रोकी, उसने पीटा 1.5 घंटे तक और जो गाड़ी की चाबी उसके पास रखी। लेकिन जो कोर्ट में पुलिस ने जो एफआईआर है, कोर्ट में कहा कि वो 100 से 150 की जो मॉब थी उसका हिस्सा था। तो उसका अगर कहा जाए स्पेसिफिक कृत्य वो मेंशन नहीं किया है। मैं एक और चीज जानना चाहता हूं कि जब आप इन लोगों से मिल रहे थे, हालांकि हम और आप इतना समझते हैं कि ये लोग आरोपी हैं और कुछ भी साबित इनके खिलाफ नहीं हुआ है, ठीक है, फिर भी एक नागरिक के तौर पर भी अगर ये सब बातें बोल रहे हैं, आपको लगा कि आदमी से मिल रहे हैं आप, ये लोग कौन है, लीडर हैं या किसी के प्यादे हैं या इनका कोई प्यादा है? रवि, सबसे बड़ी बात है इनकी मानसिकता ये है कि जो ये कर क्या है ना, ये इन्होंने बहुत बड़े हीरो हो गए हैं, इनको लगता है बहुत अच्छा काम है और एक गर्व की बात है। तो वो जो गर्व की फीलिंग है, वो बोल रहा है कि जब मैं निकला जेल से तो मेरा एक हीरोइक वेलकम हुआ, लोगों ने ताली मुझे गाड़ियों से लेने आए और मेरी फौज बढ़ गई है, मेरी फौज तैयार है, अगली बार फिर होगा तो हम सालों को काट देंगे। गलती क्या हो गई कि हम इस तरह की गालियां भी इस्तेमाल करते हैं, यही उनकी भाषा है। हमने वो गालियां जो उन्होंने दी, हमें बोलना नहीं चाहिए, वो उन गालियों को हमने जाहिर सी बात नहीं दिखा पाए, वो गालियां लगातार दे रहे थे और उनके चेहरे पर जरा सी शिकन होती है, जाहिर सी बात हम रिपोर्टर हैं। आपका वो इरादा नहीं था गाली देने का, वो जो बोल रहे थे वो आपने पेश किया। तो जी बिल्कुल। और जब हम वहां एज ए रिपोर्टर बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है हमें उनसे सच निकलवाना था, तो अंदर से डर भी लग रहा था कि इन लोगों के सामने बैठे हुए हैं, अगर इनको जाहिर सी बात अगर पता चल जाएगा तो हमारा क्या होगा। लेकिन वो सच भी लाना जरूरी है रवीश, क्योंकि उनके चेहरे पर शिकन नहीं है। हम उनसे पूछते हैं कि लगा नहीं आपको जरा सा थोड़ा तरस नहीं आएगा? 7 साल पानी मांग रहा था, हमें तुझे पानी नहीं दूंगा, और 1.5 किलोमीटर तक घसीटते रहे, उसे मारते रहे, ये मेरी फौज तुझे पानी नहीं देगी। तो कौन बचा रहा है? लोग इनके जो लड़के हैं वो लोग ये सब काम को अंजाम दे रहे हैं, ये लीड करते हैं, या ये लोग ये एक तरीके से कह लीजिए लीडर हैं। जो मारने वाले थे, इन्होंने तो जो मारा होगा तो मारा होगा, जो ज्यादा मारने वाले इनके लड़के हैं, गांव के लोग हैं, लड़के जिनको पता है कि ये हमारे सरपरस्त हैं, कुछ होगा तो हैंडल कर लेंगे। और इतने लड़के भी इतने कि जो वीडियोस हम देख रहे हैं रवीश, ये विक्टिम्स ने नहीं बनाए हैं, ये एक्यूज्ड हैं, जो मारने वाले हैं उन्होंने बनाए हैं, ये दिखाते हुए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और इन दोनों ही केसेस में रवीश सब्सिडियस मामला है, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट तय करेगा, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है। मतलब हापुड़ वाले केस में तो गाय मिली ही नहीं, तो गाय काटने का सवाल ही नहीं उठता है। भाई अगर गाय काट रहे होते तो कटी हुई गाय मिलती, अगर काटने जा रहे थे तो गाय मिल जाती, इसको काटने जा रहे थे, मोटरसाइकिल मिल जाती जिसे टक्कर बता रही पुलिस। आपको लगता है कि पुलिस को इन लोगों पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये फिर भी किसी और घटना को अंजाम दे सकते हैं? तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि इनको कोई अफसोस नहीं है, किसी प्रकार का डर भी नहीं है कि गुनाह है, कोई जान जाएगा तो पकड़े जाएगा। डर की बात रवीश दूर की बात है, ये लोग तैयार हैं। इनका कहना है कि गलती हो गई कि इस बार वीडियो बना लिया, अब वीडियो नहीं बनाएंगे, जो कह रहे हैं अगली बार बच्चे वीडियो नहीं बनाएंगे। और दूसरी बात पहलू खान के केस में बता देते हैं आपको, जिस विपिन से बात कर रहे थे, एंड में काफी जाहिर से बात काफी बड़ा था, नहीं दिखा पाए। एंड में से पूछा कि तुम्हें लगता है, क्योंकि वो लड़का जो 21-22 साल का है, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट है, वहां का छात्र नेता है, उसके पिताजी सरपंच है उस गाँव के, तो उन्होंने तुम्हें लगता है तुम इतनी यंग, इतने कम उम्र में तुमने काम किया, थोड़ा पश्चाताप होता है? करे पश्चाताप किस साहब का भाई साहब, अगर आप ये नहीं करते तो पश्चाताप होता और हमें बचा लिया जाएगा। उसने बोला कि हमें बचा लिया जाएगा। और सवाल बचाने का भी नहीं है, अगर आप घर परिवार के नजरिए से देखें तो जो राजनीति है वो आपके ही भाई बंधुओं को हत्यारा में बदल रही है। मारा गया है एक, उसका भी अफसोस नहीं है, लेकिन मारने वालों की संख्या कितनी ज्यादा है, वो हत्यारे तो है ना, उन्हें तो पता है। तो क्या आप समाज में अपने अगल बगल में ऐसे लोगों को चाहेंगे जो पुलिस और कानून से तो बच गए हैं मगर हत्या करके आए हैं?
ये आपको तय करना है। इस बात के लिए थोड़ा अफसोस की सौरभ की जुबान फिसली नहीं, पर वो बताना चाह रहे थे कि वो किस जबान में और किस सहजता के साथ एक हत्या की घटना को नैरेट करते हैं। तो इसी शब्द में जिसे हम लोग गाली समझते हैं, तो उसका जिक्र एक तथ्य के रूप में उन्होंने पेश किया। पर कितना भयावह है कि इस तरह की चीज़ें वो एक अनजान आदमी के साथ इतने सहज होकर वो इस बात को बोल रहे हैं। तो ये देखना चाहिए, इसलिए भी देखना चाहिए कि पहलू खान और कासिम का सवाल तो है ही, उससे भी ज़्यादा अब जो आपके बच्चे हैं ऐसी राजनीति की सनक में अगर हिंसा करेंगे, नौकरी छोड़कर ये सब करेंगे, जिसके बारे में मैं लगातार बता रहा हूँ कि ये नेशनल सिलेबस चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, और उसी का असर है कि दो नौजवान किसी की हत्या कर आए हैं शक के आधार पर। वो पुलिस तो नहीं है, पुलिस अगर हत्या के मामले की जांच नहीं कर सकती, तथ्य नहीं ला सकती, तो आप यूं सोचिए कि ये कौन लोग होते हैं कि किसी की गाड़ी पे कोई गाय लेके जा रहा है और तुरंत फैसला कर लेते हैं। जब पुलिस में वो क्षमता और ताकत नहीं है तो ये कौन होते हैं। तो ये हत्यारों की एक भीड़ है जिस तरह से ये गलतियां करा रही हैं। आरोप जब साबित होगा तब साबित होगा, मगर इस स्ट्रिंग से ये सवाल उठता है कि क्या पुलिस अपना काम सही तरीके से कर रही है और क्यों इन लोगों को पुलिस का डर नहीं है।